हम नेपोलियन की इटली विजय के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट व जोसेफिन का विवाह 9 मार्च 1796 में संपन्न हुआ था। 10 मार्च को यानी विवाह के अगले दिन ही पेरिस से उसका बुलावा आ गया। उसे विजय अभियान पर जाना था। उसका लक्ष्य इटली तय किया गया था। जोसेफिन से विदा लेकर नेपोलियन पेरिस जा पहुंचा। वहां से उसके नेतृत्व में 4000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिकों ने इटली की ओर प्रस्थान किया। फ्रांस की सीमा पार करने के पश्चात नेपोलियन व उसकी सेना के सामने सफेद तांतेदार ढलान बनाती गुंबद के आकार वाली चोटियां आसमान को चूम रही थी। ऐसा लगता था जैसे बर्फ से ढकी लेकिन खतरे से भरी वह एल्प्स खाड़ी नेपोलियन को चुनौती देती हुई उसके साहस को ललकार रही है। उस अजय प्रकृति ने फ्रांस व इटली के मध्य एक विभाजक रेखा खींच दी थी। सेना के कमांडर ने प्रकृति के इस विकराल रूप को देखकर नेपोलियन से कहा, जनरल, बर्फ से ढके इन पहाड़ियों को पार करना संभव नहीं है। न केवल शक्ति पर विश्वास करने वाला बल्कि कुशलता के साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाला नेपोलियन सिंह सा गर्जा, कमांडर, मनुष्य यदि कुछ कर गुजरने की ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बर्फ से ढकी ये पहाड़ियां हमारा मार्ग नहीं रोक सकती, मगर हम कैसे आगे बढ़ें? इन पहाड़ियों के चारों ओर घूमते हुए आगे बढ़ो। यदि हम शत्रु को एपेनाइन में एफ्लस के निकट किसी नाजुक स्थान पर दबोच सके तो हमारा हल्का सा दबाव भी हमारे प्रवेश मार्ग को सरल बना देगा। ऐसी स्थिति में हमें ग्रीष्म ऋतु का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, बर्फ जितनी ठोस होगी उसका चट्टानों के रूप में गिरने का खतरा भी न के बराबर होगा। अपने आत्मबल का इस्तेमाल कर इन पहाड़ों की चोटियों की चुनौती स्वीकार करो। शत्रु इस समय बर्फ के घरों में बेफिक्री की नींद सोया है। लंबार्डी के पूर्व में ऑस्ट्रिया वालों से, लंबार्डी के पश्चिमी मैदान से सार्डियनों से तथा इटली के डच निवासी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गलने तथा किसी आक्रमण की आशा नहीं करते। इतना कहकर नेपोलियन ने अपना सफेद घोड़ा बर्फ से ढकी पहाड़ी की तरफ बढ़ा दिया। नेपोलियन एक कुशल घुड़सवार था। वह इतनी कुशलता से घोड़े का संचालन कर रहा था कि उसका पैर फिसल न सके और वह सकुशल पहाड़ी पार कर जाए। अपने जनरल को बेखौफ आगे बढ़ते देखकर सभी सैनिक भी उसके पीछे चल दिए। आगे आगे घुड़सवार सैनिक थे और पीछे पैदल सेना। इधर इटली की सेना के जनरल को फ्रांस से आने वाली सेना की खबर मिल चुकी थी। उसने अपने घर एक पत्र लिखकर भेजा, फ्रांस कांप उठेगा। क्या कोई जानता है कि यहाँ बर्फीले इलाके में कितने लोग अकाल व रोगों से मर रहे हैं? यदि फ्रांस का यह नया सेना नायक अपने साथ धन या खाद्य सामग्री नहीं लाता है तो उसे विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। नेपोलियन बोनापार्ट के साथ विजय अभियान पर निकलने का सेना का यह पहला अवसर था। अतः उन्हें नेपोलियन पर विश्वास नहीं था कि वह जो कर रहा है ठीक है। इसी कारणवश नेपोलियन को उनके विरोध का सामना करना पड़ा था। उसके साथ आए एक अधिकारी का कहना था, हमारा जनरल एक गणितज्ञ एवं कल्पनाशील व्यक्ति है। सामान्य सैनिकों को वह सबसे पहले कुछ और नहीं बल्कि केवल एक गणितज्ञ प्रतीत होता था। नेपोलियन ने अपनी सेना के साथ उन बर्फीली पहाड़ियों को सकुशल पार कर लिया था। सभी सैनिक व रसद तथा युद्ध सामग्री की भी पहाड़ी के पार पहुंच गई थी। पहाड़ी को पार करने के बाद नेपोलियन ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से सैनिकों के साहस तथा उनके अनुशासन की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे बहादुर सैनिकों, तुमने आज इस बर्फ से ढकी पहाड़ियों को पार कर यह साबित कर दिया है कि इस सेना में एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जिसमें बल की कमी हो और वह विजय अभियान में भाग न ले सकता हो। तुम सभी अजय हो। नेपोलियन के पास युद्ध के साधन सीमित थे। उसके पास केवल 24 पहाड़ी बंदूकें, 4000 घोड़े, चांदी के 3 लाख फ्रैंक तथा 30,000 आदमियों के लिए 15 दिन की खाद्य सामग्री थी।
इसी सामान के बल पर उसे इटली को जीतना था, किंतु वह विरला ही था। जोखिम उठाने पर वह अपनी तरफ से प्राप्त सामग्री का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करता है। उसने अति शीघ्रता से एक विस्तृत अभियान चलाया। तोप और लड़ाकू सेना के ये अभियान को भी वह इसके साथ साथ चलाता रहा तथा समान रूप से दोनों का निरीक्षण करता रहा। और फिर सफलता का विश्लेषण करते हुए उसने अपने सैनिकों से कहा, तुम मुझे जादुई कार्य करने की मांग करते हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। व्यवहार कुशलता व दूरदृष्टि से ही क्या हम महान लक्ष्य को पा सकते हैं? ऐसा करना तो पराजय को निमंत्रण देना है। मेरा अनुभव है कि अंतिम अवस्था में प्रत्येक चीज अपना महत्व खो बैठती है। तुम समझते हो मैं यहाँ अकेला अधिकारी हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं हूँ जिसने राज्य पर कब्जा करने के लिए कभी सक्रिय भाग न लिया हो। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि तोप खाने के अभाव में मैं बहुत क्षुब्ध हूँ। नहीं, यह सच नहीं है। नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को इटली पर आक्रमण करने के लिए एकत्रित किया। उसके बाद संबंधित आक्रमण को देखा और 2 युद्धों में उन्हें हराकर अलग अलग दिशाओं में बिखेर दिया। वस्तुतः यह अग्रिम रक्षा टुकड़ियां थी। इन सेनाओं को पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त था, किंतु उन्हें किसी महान युद्ध में जूझने का अनुभव नहीं था। उसके इस अभियान की अपेक्षा पाउले की सुदृढ़ व विस्तृत रणनीति अधिक महत्वपूर्ण थी। नेपोलियन के आदेश का पालन होने पर ही सब कुछ निर्भर करता था। वह इस तथ्य से खूब परिचित था कि सेना उस पर विश्वास नहीं कर रही है। साथ ही वह यह भी जानता था कि यदि वह एक बार अपने वचन को पूरा करने में सफल हो गया तो सेना उस पर विश्वास करने लगेगी, और यदि उस पर विश्वास किया जाता है तो वह जल्द ही सेना का मनोबल बढ़ा देगा। अपने अभियान की इस विजय योजना को बोनापार्ट ने धोखाधड़ी द्वारा सुनिश्चित किया। नेपोलियन ने इटली की सेना को संबोधित करते हुए कहा, मैं फ्रांसीसी सेना का जनरल नेपोलियन बोनापार्ट यह घोषणा करता हूं कि मेरी इटली विजय निश्चित है। मैं पूरे प्रबंध से यहां आया हूं। मेरे पास आवश्यकता से अधिक सेना है। मेरी सेना के पास प्रचुर मात्रा में तोपें, गोला बारूद तथा अन्य हथियार है जिसका आप सामना नहीं कर पाएंगे। युद्ध किया गया तो इसके भयंकर परिणाम इटली को भोगने पड़ेंगे। इटली की जमीन पर खून की नदियां बहेंगी। मेरी सेना के बहादुर सिपाही मेरे एक इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि मैंने उन्हें संकेत कर दिया तो वे तुम पर आदमखोर सिंहों की भांति टूट पड़ेंगे। इन्हें रोक पाना और संभाल पाना कठिन होगा। इन्हें सिर्फ मैं ही रोक पाऊंगा, और मैं ऐसा तब करूंगा जब इटली अपनी पराजय और फ्रांस की अधीनता स्वीकार कर लेगी। मुझे मालूम है कि इटली का युवा वर्ग वृद्ध शासक की प्रक्रिया नीतियों से दुखी है। मैं नेपोलियन तुम्हें आजादी दिलाने ही तुम्हारे देश में आया हूँ। मेरा यकीन करो, मैं भी तुम्हारी मातृभूमि का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना तुम खुद करते हो। मैं तुम्हारे देश की मिट्टी की सौगंध खाकर वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा या तुम्हारे देश का अहित नहीं करूँगा। मैं फ्रांस की तरह इटली का भी विकास चाहता हूँ। मैं यहाँ के नौजवानों के सभी सपने पूरे करने का दृढ़ संकल्प करके आया हूँ। इटली के नौजवानों, उठो और अपने बूढ़े शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे सैनिक तुम्हारा सहयोग करेंगे, किंतु ऐसा न होने पर तुम्हें उनके शस्त्रों अस्त्रों को अपने लहू से रक्त रंजित करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पहले ही हमले में तुम्हारी सेना आधी भी जीवित नहीं बचेगी। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो, क्योंकि युद्ध से पूर्व तुम्हें हुई संधि तुम्हें लाभान्वित करेगी और युद्ध के बाद तुमसे बंदियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। नेपोलियन ने अपनी यह घोषणा इतने दमदार ढंग से की कि इटली थर्रा उठी। सेना के जनरल तक दहल उठे। इटली की जनता ने शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। युवा वर्ग सेना पर हथियार डालने का दबाव डालने लगा। उनकी नज़र में नेपोलियन मौत की काली आंधी बनकर इटली आया था। आखिर इटली सेना ने बिना युद्ध किए नेपोलियन के समक्ष हथियार डालने का फैसला कर लिया, जबकि उनकी शक्ति नेपोलियन से ज्यादा थी। यदि वे युद्ध करते तो निस्संदेह जीत उनकी ही होती।
उसने जिस विश्वास के साथ शत्रु सेना को अपने पास अत्यधिक सेना होने की चेतावनी दी और जिस तरह प्रचुर मात्रा में अपने पास तोपों, गोला बारूद तथा हथियारों के होने का खौफ दिखाया, इससे फ्रांसीसी सेना हतप्रभ रह गई थी, क्योंकि उनके पास न तो इतनी सेना ही थी और न ही असला बारूद कि वे इटली को विजय कर पाते। फ्रांसीसी सेना जितनी थी वह भी बिखरी होने के कारण उपयोग में नहीं लाई जा सकती थी। फ्रांस के सिपाही हैरान थे कि उनके कूटनीतिज्ञ सेनापति ने किस प्रकार मात्र 15 दिनों के भीतर अपना वचन पूरा कर दिखाया था। इटली के जनरलों ने विचार विमर्श करने के लिए नेपोलियन से समय मांगा और उसे आश्वासन दिया कि वे युद्ध नहीं करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि वे इटली को नेपोलियन को सौंपने के लिए तैयार हैं। नेपोलियन ने उन्हें समय दे दिया और इस तरह संधि पत्र पर दोनों ओर से हस्ताक्षर हो गए। नेपोलियन ने इटली को बिना युद्ध किए ही जीत लिया था। इस भारी उपलब्धि से नेपोलियन के सैनिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। विगत 15 दिनों में नेपोलियन इतना सतर्क और चाक चौबंद रहा था कि उसने एक पल के लिए भी नींद में अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने उत्तम स्वास्थ्य व युवावस्था को देता था। उसके अनुसार बिना थके लगातार घुड़सवारी कर सकने वाला उसका शरीर किसी भी क्षण व कभी भी सो सकने तथा इच्छा अनुसार जागने की उसकी प्रवृत्ति, प्रत्येक पदार्थ को पचा सकने तथा कम या अधिक की शिकायत न करने वाला उसका पेट और प्रत्येक वस्तु को सही ढंग से देखने व व्यवस्था करने वाली वह आंखें आदि ही उसकी विजय के मुख्य कारण थे। वास्तव में यह नेपोलियन के संकल्प का ही चमत्कार था कि 27 वर्ष की आयु के में नेतृत्व के उच्च पद पर पहुंचकर उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह सर्वोच्च स्वतंत्र शासक बन सकता है। नेपोलियन ने यह साबित कर दिया कि मनुष्य जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर पुरस्कृत होता है। उसके द्वारा प्रकट किया गया शांति का नया दृष्टिकोण वस्तुतः सराहनीय है। इटली का युवा वर्ग स्वतंत्रता के लिए व्याकुल था। इटली की एकता के लिए निरर्थक शोर शराबा करने वाले नेता भी थे। यद्यपि उस समय तक क्रांति जंजीरों से जकड़ी हुई थी, तथापि वह जंजीर राजप्रसाद के दरवाजों पर खरखरा रही थी। ऐसे में भी लोग आक्रमणकारी सेना का स्वागत करने को व्याकुल थे। इधर नेपोलियन अपनी भूखी सेना को व्यवस्थित व शांत रखने के लिए सहसम्मान एक घोषणा पत्र पढ़ता है। मेरे बहादुर सैनिकों, सौगंध लो कि तुम इन आजाद किए लोगों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाओगे, अन्यथा तुम इन लोगों का विश्वास नहीं जीत सकोगे। तब तुम्हारी जीत, तुम्हारा साहस, युद्ध में मारे गए हमारे साथियों का बलिदान सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इतना ही नहीं, हमें सम्मान तथा यश भी नहीं मिलेगा। हमारे जनरलों को अनुशासनहीन सेना का अधिकारी कहकर दुत्कारा जाएगा। मगर उसके इस विशेष आग्रह के बावजूद सैनिकों को अनुशासन में रखना कठिन हो गया था। संपूर्ण अभियान में लूट की समस्या को लेकर नेपोलियन बहुत दुखी था। वह अपने जनरलों को बार बार सिपाहियों से यह बताने का आदेश दे रहा था कि चोरी का माल चाहे घोड़ा हो या खच्चर, अगर 24 घंटे में के भीतर नहीं लौटाया गया तो उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। नेपोलियन ने समय की स्थिति के बारे में अपनी डायरी में लिखा है, अब लूट मचाना व्यर्थ है, क्योंकि अभाव से पीड़ित सेना की प्यास बुझा दी गई है। निस्संदेह इन बेचारों ने बहुत दुख झेले हैं। इन्होंने एल्पस पहाड़ी चढ़ते चढ़ते 3 वर्ष बिता दिए और मैं अब इन्हें इस सुखद भूमि पर ले आया हूँ। मैंने देखा है कि भूख से व्याकुल एक एक सिपाही इतनी अति पर उतर आया है कि मानवता को भी शर्म से सिर झुकाना पड़ता है। मैं अपने आदेश को यथावत रखता हूँ, क्योंकि मैं डकैतों का कमांडर नहीं कहलाना चाहता। कल मैं कुछ निजी व शासकीय स्थानों पर जाऊंगा तथा चर्च से भोजन की व्यवस्था करवाऊंगा। मुझे विश्वास है 1 या 2 दिन के भीतर पुनः अनुशासन लागू हो जाएगा। इटली हमारे सिपाहियों की
शांति व साहस पर दंग है, मगर मुझे विश्वास है कि अब वह उनके अच्छे व्यवहार से भी चकित हो जाएगी। यह नाजुक क्षण है, इस स्थिति में ने मुझे हिला दिया है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परास्त इटली ने मेरे सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में वास्तव में नेपोलियन ने अपनी सूझबूझ तथा बुद्धिमत्ता से अपने सैनिकों पर काबू पा लिया था। नेपोलियन ने इटली वासियों को संदेश दिया, इटली के नागरिकों, फ्रांस की सेना तुम्हारी जंजीरों को तोड़ने आई है। यह तुम सभी नागरिकों की मित्र है। विश्वास रखो, तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, तुम्हारे रीति रिवाजों व तुम्हारे धर्म को पूर्ण सम्मान दिया जाएगा। नेपोलियन की पहली विजय, जो उसने बड़ी ही चतुराई से जीती थी, उसके द्वारा युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का ही चमत्कार था। अपने अधीनस्थ सैनिक उस पर पूर्ण विश्वास करने लगे थे। नेपोलियन बोनापार्ट इटली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला जनरल था, जबकि परंपरा के आधार पर संधि करने से पूर्व निदेशकों को सूचना दी जाती थी और निर्देशानुसार संधि पत्र तैयार किया जाता था। संधि से पूर्व नेपोलियन ने निदेशकों को सूचना देना उचित नहीं समझा। संधि के बाद भी उसने यह सूचना निदेशकों को भेजी थी। उसकी सूचना मिलते ही निदेशक हिल उठे। उन्होंने तुरंत सरकारी आयोग के सदस्य साल्सिटी को नेपोलियन के पास भेजा। नेपोलियन ने साल्सिटी की पूरी तरह उपेक्षा की। उसने ऐसा करके फ्रांस सरकार को संदेश दे दिया कि नेपोलियन अपने काम में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। उन दिनों फ्रांस का वरिष्ठ सेनानायक केरल मैन था। नेपोलियन पर इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा था कि केरल मैन से निर्देश ले या फिर उसके साथ मिलकर सेना का संचालन करे। उसने फ्रांस सरकार के इस दबाव का उत्तर इस प्रकार दिया: यदि आप मेरे रास्ते का रोड़ा बनते हैं तथा मेरे कार्यों को अपील का विषय बनाते हैं, तो मुझसे किसी प्रकार के अच्छे व्यवहार की आशा करना व्यर्थ है। यह आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है कि आपको अपने सेना नायक पर पूर्ण रूप से यकीन होना चाहिए। यदि मुझ पर यकीन नहीं किया जाता तो बिना किसी शिकायत के मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं आपके विश्वास को किसी अन्य उपाय से जीतने की कोशिश करूं। युद्ध करने का प्रत्येक सैनिक का अपना ढंग होता है। इस बात पर मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि जनरल केरल मैन को मुझसे अधिक अनुभव है और वह सेना का संचालन मुझसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, मगर एक साथ रहकर कार्य हमसे संपन्न नहीं होगा। फिर यदि आपका पूरा व अखंड विश्वास मुझे प्राप्त नहीं है तो मैं देश की सेवा नहीं कर सकूंगा। मैं जानता हूँ कि इस तरह का पत्र लिखने के लिए मुझे अत्यधिक साहस जुटाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे इस पत्र से मुझ पर महत्वाकांक्षी व अहंकारी होने का आरोप आसानी से लगाया जा सकता है, किंतु अपनी भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त करने के लिए आपने ही मुझे विवश किया है। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर देश सेवा नहीं कर सकता जो खुद को यूरोप का सर्वश्रेष्ठ सेनानायक मानता हो। संक्षेप में मुझे कहना है कि एक अच्छा सेनानायक दो बुरे सेनानायकों से बेहतर है। जब निदेशकों को नेपोलियन का यह पत्र मिला तो वे उसे पढ़कर दंग रह गए। आपसे विचार विमर्श के बाद उन्हें महसूस हुआ कि सेना संचालन जैसे कार्य का विभाजन करने पर बल देना ठीक नहीं है। फिर उनकी नज़र में नेपोलियन की सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण थी, अतः उन्होंने मुस्कुराते हुए नेपोलियन बोनापार्ट के निवेदन को स्वीकार कर लिया। नेपोलियन को फ्रांस का महान सेनानायक मान लिया गया था और उस पर गर्व का भाव भी प्रदर्शित किया गया था। फ्रांस सरकार पर इस पहले शांतिपूर्ण विजय से बोनापार्ट खुद को स्वामी समझने लगा था। वह खुद को ऐसा राजा मानता था जो खुद अपना सेनाध्यक्ष है, मगर वह सैन्य शक्ति तथा अन्य आवश्यकताओं के संबंध में निर्णय लेते हुए कई महीनों व वर्षों तक फ्रांस सरकार की अधीनस्थ की शिष्ट भाषा में पत्र लिखता था, जिसकी भाषा धमकी भरी नहीं बल्कि सलाह युक्त होती थी।
पूरे समय वह ऐसे सुल्तान की भूमिका निभाता जिसकी सफलता का आधार उसका दृढ़ चरित्र था। उसने जीत का जश्न मनाने के लिए रोम के सेनानायक की भांति अपने स्वागत आयोजन की व्यवस्था करवाई। आयोजन आर्कबिशप के महल में किया गया था। जब संध्या के समय स्वागत आयोजन किया गया तो उसने समारोह में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप स्वयं को फ्रांस की अपेक्षा अधिक सुरक्षित तथा स्वतंत्र महसूस करेंगे। 50 लाख की जनसंख्या वाला यह राज्य एक नया गणतंत्र बनेगा तथा मिलान इसकी राजधानी होगी। आपको 500 तोपें रखने की अनुमति दी जाती है। साथ ही आपको फ्रांस को मित्र राष्ट्र बनाना होगा। मैं आप में से 50 व्यक्तियों का चुनाव करूंगा जो फ्रांस के नाम पर देश का संचालन करेंगे। अपने रीति रिवाजों में ढालकर आपको हमारे कानून स्वीकार करने होंगे। परस्पर एकता बनाए रखने पर सब कुछ व्यवस्थित चलेगा। यदि हैब्सबर्ग पुनः लॉम्बार्डी को जीत लेता है तो भी मैं आपसे विशेष सुरक्षा देने का वचन देता हूँ। आपको कभी भी निर्वासित नहीं किया जाएगा। आपकी भूमि कोई छीन नहीं सकेगा। मेरे जीवित न रहने पर ही कुछ अवांछित हो सकता है। आप जानते हैं कि एथेंस व स्पार्टा भी सदा के लिए अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सके। मुझ पर भरोसा करके देश में एकता बनाए रखे। यही आपसे सबसे निवेदन है। तार्क के समय में आज तक कोई भी सेनानायक इस प्रकार नहीं बोला था। विजेता नेपोलियन का सिंहासन से दिया जाने वाला यह पहला भाषण था। वह आने वाले 20 वर्षों में यूरोप वासियों के लिए जो कुछ करना चाहता था वह सभी कुछ इस भाषण में सम्मिलित था। प्रत्येक आश्वासन स्पष्ट व निश्चित था जिसका पालन हर व्यक्ति को करना था। आंशिक नियंत्रण में रहने की जनता को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। नेपोलियन का उद्घोष था, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, लेकिन मेरा कार्य तुम्हारी सुरक्षा करना होगा। 500 तोपें व फ्रांस से मित्रता, बस यही मेरी इच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।